ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश जीके में प्राकृतिक विभाजन भूगर्भिक संरचना। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से कई प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। एक कंप्लीट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से ऑल एमपी चैनल में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर है बी 7। वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इन्हें विस्तार से जानेंगे, देखते हैं। सबसे पहला मध्य भारत का पठार, उसके बाद है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार, नर्मदा घाटी और बघेलखंड का पठार। तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को 7 भागों में भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उनके नाम हमने देखे, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार और नर्मदा घाटी बघेलखंड का पठार। यह प्रश्न एमपीएसआई परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार। तो इसमें से हमने अभी देखा बघेलखंड का पठार है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन डिटेल से देखेंगे। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार जिसे बघेलखंड कहते हैं। मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी आदि आते हैं। इसके बाद सतपुड़ा श्रेणी में 3 पहाड़ियाँ आती हैं, पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी, पूर्वी श्रेणी। इनमें पश्चिमी श्रेणी की राजपीपला, मध्य श्रेणी की महादेव, पूर्वी श्रेणी की मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार में बघेलखंड। तो इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो बघेलखंड पठार, पूर्वी पठार जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो इसमें मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। देखते हैं मालवा पठार के बारे में। यह प्रश्न भी एमपीपीएससी परीक्षा 2008 में पूछा जा चुका है। मालवा के पठार की स्थिति। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर विस्तृत है। इसका निर्माण मालवा के पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार। स्थिति मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर विस्तृत है। निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो यह है मालवा का पठार। डी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में राज्य के सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में मालवा का पठार स्थित है।
यह प्रश्न भी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में और एएनएम टेस्ट 2017 में पूछा जा चुका है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो यह है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में राज्य के सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में मालवा का पठार स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मालवा की जलवायु के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण होती है। यहाँ गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंडी रहती है। मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। तो मालवा की जलवायु यहाँ गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंडी रहती है। इसी प्रकार की जलवायु को हम समशीतोष्ण जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न, छठवां। मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो मालवा के पठार में सबसे गर्म माह होता है मई का महीना। मालवा का तापमान, मालवा में सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। यह दिसंबर जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है। मालवा में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। तो हमने जाना मालवा में सर्वाधिक तापमान मई के महीने में होता है और यहाँ दिसंबर और जनवरी में सबसे कम तापमान रहता है। मालवा में सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में होता है। मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए, 7 नंबर प्रश्न। तो यहाँ देखते हैं, मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए। पहला, पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें से सही है 3 और 4 यानी सी ऑप्शन। देखते हैं 3 और 4 में इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है और पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो हम मालवा पठार की कुछ और विशेषताएं जानेंगे। मालवा पठार का ढाल उत्तर पूरब की ओर है। मालवा पठार का ढाल उत्तर पूरब की ओर है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार है। मालवा पठार में काली मिट्टी की अधिकता है और मालवा पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये सभी मालवा पठार की विशेषताएं हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम इस तरीके से पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक कि हमें बिल्कुल याद हो जाए और परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। भले ही हमें 2 बार रिवीजन करना पड़े, हर प्रश्न को 2 बार पढ़ना पड़े, एक ही वीडियो में कंप्लीट टॉपिक, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो। देखते हैं मालवा पठार की विशेषताएं। मालवा पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार है। मालवा पठार में काली मिट्टी की अधिकता है। मालवा पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो यह मालवा पठार की हमने विशेषताएं जानी। आगे देखते हैं प्रश्न 8 में। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अभी हमने मालवा पठार की विशेषताएं देखी, इसमें हमने इसका उत्तर देखा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार है। यहाँ पे और भी चोटियां दी गई हैं, गोवनपुर चोटी, धाजारी चोटी, गुडविल चोटी, लेकिन अपना सही उत्तर है सिंगार चोटी। यह प्रश्न भी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2014 में आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? तो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल अभी हमने देखा उत्तर पूरब की ओर है। यह प्रश्न भी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर भी हम जानते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। यह प्रश्न भी पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न 11वां। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है? डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं।
देखते हैं उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी से निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी से निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत से निर्धारित होती है और मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत से निर्धारित होती है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी से निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी से निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत से निर्धारित होती है। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा मैकाल पर्वत से निर्धारित होती है। यह प्रश्न भी प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 12वां, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? देखते हैं। डी, बुंदेलखंड का पठार। तो मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार पाया जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। बुंदेलखंड पठार की विशेषताएं। स्थिति, बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। क्षेत्रफल, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी जलवायु बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। क्षेत्रफल, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी जलवायु बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। पठार का ढाल उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बावा है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल, कैन आदि हैं। डी, 1, 2 और 4 यह सही है। तो देखते हैं 1, 2, 4 में क्या है। पठार का ढाल उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बावा है। इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल, कैन आदि हैं। तो देखते हैं बुंदेलखंड पठार की विशेषताएं। पठार का ढाल उत्तर की ओर है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बावा है। इस पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख नदियां धसान, उर्मिल, कैन, जामनी आदि हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने अभी देखा बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बावा। इसका ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? डी, मध्य भारत का पठार। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में मध्य भारत का पठार के विस्तार पाया जाता है। देखते हैं मध्य भारत का पठार। इसकी स्थिति, मध्य भारत का पठार गंगा यमुना बेसिन और मालवा पठार के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% भाग मालवा पठार के अंतर्गत आता है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। निर्माण, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं मध्य भारत का पठार। स्थिति, मध्य भारत का पठार गंगा यमुना बेसिन और मालवा पठार के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। निर्माण, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। पठार की मुख्य नदी सोन है। कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, 2, 3 और 4 ऑप्शन सही है। 2, 3, 4 में क्या है? कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है मध्य भारत के पठार में।
सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। आइए डिटेल से देखते हैं मध्य भारत पठार की विशेषताएं। पठार की मुख्य नदी चंबल है। इस पठार में कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। इस पठार को सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। इस पठार में विषम ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड जलवायु पाई जाती है। मध्य भारत पठार की विशेषताएं एक बार फिर से देखते हैं। पठार की मुख्य नदी चंबल है। इस पठार में कछारी और जलोढ़ मृदा की अधिकता है। इस पठार को सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है। इस पठार में विषम ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी जलवायु पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो हमने अभी देखा मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के रीवा पन्ना के पठार को विंध्य कंगार कहा जाता है। यह प्रश्न भी बीडीओ भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। उससे पहले हम रीवा पन्ना पठार की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। विंध्य शैल समूह के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। इसे विंध्यन कगारी स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। रीवा पन्ना पठार के बारे में एक बार फिर से जानेंगे। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% है। विंध्य शैल समूह के अपरदन से निर्माण हुआ है। इसे विंध्यन कंगारी स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। रीवा पन्ना पठार के बारे में विचार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 10.36% भाग है। इस पठार में टॉस, बिछिया, कैन नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर है, मतलब तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। रीवा पन्ना पठार की विशेषताएं फिर से रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है 10.36% भाग है। इस पठार में टॉस, बिछिया, कैन नदियां प्रभावित होती हैं। यह पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? डी नर्मदा सोन घाटी को मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। नर्मदा सोन घाटी स्थिति मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है। निर्माण इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से हुआ है। विशेष नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। एक बार फिर से जानेंगे। नर्मदा सोन घाटी स्थिति मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है। निर्माण इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ तथा विंध्यक्रम की चट्टानों से हुआ है। विशेष नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न।
21 नंबर। नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार कीजिए। तो अभी हमने जाना नर्मदा सोन घाटी की विशेषताएं। इस प्रश्न का उत्तर सी 1 और 3। देखते हैं नर्मदा सोन घाटी की विशेषताएं। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 26% भाग है। इस पठार की नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी प्रमुख नदियां हैं। इस पठार में गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। नर्मदा सोन घाटी की विशेषताएं। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 26% भाग है। इस पठार की नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर, दूधी प्रमुख नदियां हैं। इस पठार में गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। इस प्रश्न में से जो नदियां हैं यह परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं और पूछे जाने की इनकी पूर्ण संभावना है। नदियों को ध्यान से याद रखें। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 22। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? तो राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी 3 भागों में बटी है, पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। पश्चिमी श्रेणी में राजपीपला, मध्य श्रेणी में महादेव और पूर्वी श्रेणी में मैकाल श्रेणी। देखते हैं अगला प्रश्न। सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए। यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 15% भाग है। इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार में छिछली, काली और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। डी 1, 3 और 4 इसके सही ऑप्शन है। यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 11% या 15% भाग है। इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार में छिछली, काली और लेटराइट मिट्टी की अधिकता है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसमें से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है सतपुड़ा पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो सतपुड़ा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है। स्थिति मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल प्रदेश का लगभग 7% है। संबंधित प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल आदि से संबंधित है। विशेष मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक पठार है। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है? तो सी बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 और एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश में किस भाग में स्थित है? तो बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। बघेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। बघेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। इसका आंसर है बी 2 और 3 ऑप्शन इसके सही है। इस पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपद नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार में चावल की खेती अधिक होती है। बघेलखंड पठार के बारे में इस पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपद नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार में चावल की खेती अधिक होती है। बी 2 और 3 इसके सही जवाब है। तो हम देखते हैं कुछ बघेलखंड की विशेषताएं। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 7% भाग है। इस पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपद नदियां प्रभावित होती हैं। इस पठार में चावल की खेती अधिक होती है। हम इस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि हमें एक ही वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कवर हो जाए और कोई भी प्रश्न है एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। भले ही हमें एक प्रश्न को 2 बार पढ़ना पड़े, 2 बार रिवीजन करना पड़े और बार बार वीडियो देखिए आप रिवाइज कर करके, जिससे एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत होने की
1% भी संभावना ना हो। और ऐसे अभी वो प्रश्न हैं जो आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको ऑल एमपी चैनल पे देखने को मिलेंगे। हर वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 27। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? आर्कियन, विंध्यन और गोंडवाना। इस प्रश्न का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में आर्कियन, विंध्यन और गोंडवाना प्रमुख चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में भूगर्भिक संरचना के आधार पर निम्न प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जिनको देखते हैं। आर्कियन चट्टानें मध्य प्रदेश में, धारवाड़ चट्टानें, कंडप्पा चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रेप चट्टानें और टर्शियरी चट्टानें। ये 7 प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। एक बार फिर से देखते हैं। आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, कंडप्पा चट्टानें, विंध्यन चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, दक्कन ट्रेप चट्टानें और टर्शियरी चट्टानें। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 28। बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड नीस आर्कियन, गोंडवाना और धारवाड़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्कियन चट्टानें, इसका आंसर है ए। ये अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस वशिष्ठ का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस वशिष्ठ का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड के पठार, विशेषता टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। खनिज और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है इनमें। आर्कियन चट्टानों के बारे में एक बार फिर जानेंगे। यह अत्यधिक प्राचीनतम चट्टान है। इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण के कारण इनमें नीस व शिष्ट का निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है। यह बुंदेलखंड के पठार, विशेषता टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। खनिज और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। देखते हैं प्रश्न 29। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम में किस खनिज की प्राप्ति हुई है या होती है? तो इसका उत्तर है सी, मैग्नीज। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में मैग्नीज खनिज की प्राप्ति होती है। धारवाड़ चट्टानों के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न भी एमपीएसआई 2012 में पूछा जा चुका है। धारवाड़ चट्टानें आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें सकोली श्रेणी, जबलपुर, चिल्पी श्रेणी, बालाघाट, सौसर श्रेणी, छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। एक बार फिर से जानें कि धारवाड़ चट्टानें आर्कियन चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें संकोली श्रेणी, जबलपुर, चिल्पी श्रेणी, बालाघाट, सौसर श्रेणी, छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। इसका आंसर है ए, 1 एवं 2 ऑप्शन सही है। इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। यह बात भी सही है। धारवाड़ चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है और आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। बात सही है। धारवाड़ चट्टान की विशेषताएं देखते हैं हम। इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ है। इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 31। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो इसका आंसर है कंडप्पा चट्टानें। कंडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा आदि खनिज पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बिजावर श्रेणी, पन्ना में हीरा पाया जाता है।
एक बार फिर से देखते हैं, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है जो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडप्पा चट्टान। कंडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, हीरा आदि खनिज पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की बिजावर श्रेणी पन्ना में हीरा पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 32। कंडप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। तो देखते हैं, इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कोंडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। सही बात है, कंडप्पा चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कोंडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। कोंडप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से हुआ है। इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33। मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है बी, उत्तरी भाग। मध्य प्रदेश के विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार उत्तरी भाग में पाया जाता है। नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। विंध्यन चट्टानों की कुछ विशेषताएं जानते हैं। कोंडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य चट्टानों का विस्तार कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। देखते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। कोंडप्पा चट्टानों के बाद इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। यह परतदार चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य चट्टानों का विस्तार कैमूर, भांडेर, सोन श्रेणी में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 34। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो डी, सांची का स्तूप इसका उत्तर है। इन चट्टानों में विंध्य चट्टानें, इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। सांची का स्तूप बलुआ पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत है। एक बार फिर से इस प्रश्न को रिवाइज करते हैं। एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? डी, सांची का स्तूप। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। सांची का स्तूप बलुआ पत्थर से निर्मित ऐतिहासिक इमारत है। प्रश्न क्रमांक 35। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभिकथन ए, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। कारण है विंध्य चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। तो देखते हैं 35 का उत्तर। ए, इन चट्टानों में ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो देखते हैं विंध्य चट्टानें, इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं विंध्याचल चट्टानें, इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर व संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योगों का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। मध्य प्रदेश में कोयला। प्रश्न क्रमांक 36। मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। गोंडवाना चट्टानों के बारे में देखते हैं डिटेल से।
गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपर कार्बोनिफेरस युग से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर एवं बघेलखंड में पाई जाती हैं। यह चट्टान कोयला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। एक बार फिर से हम इस प्रश्न को रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश में कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। और गोंडवाना चट्टानों की विशेषताएं हम जानते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। मध्य प्रदेश में यह चट्टानें पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर एवं बघेलखंड में पाई जाती हैं। यह चट्टान कोयला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? ए, कोयला के। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? तो कोयला के निक्षेप प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है तो हमने देखा पेंच घाटी और सोन घाटी, उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश में कोयला पेंच घाटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सोन घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयले के भरपूर भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र सुहागपुर, शहडोल, सिंगरौली, कोरार, उमरिया, साड़ी, बैतूल आदि गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में कोयला पेंच घाटी, सोन घाटी दोनों जगह पाया जाता है। पेंच घाटी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, सोन घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोयले के भरपूर भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र सुहागपुर, शहडोल, सिंगरौली, कोरार, उमरिया, साड़ी, बैतूल आदि गोंडवाना चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न क्रमांक 39 देखते हैं। भूविज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? भूविज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भूविज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो भूविज्ञान की दृष्टि में मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 40। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है पचमढ़ी उपक्रम। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 41। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप चट्टानों के अपरदन से हुआ है। यह प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप बेसाल्ट दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग मालवा पठार में पाई जाती हैं। इन चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप के बारे में एक बार फिर से जानते हैं। क्रेटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप बेसाल्ट दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग मालवा पठार में पाई जाती हैं। इन चट्टानों से काली मृदा का निर्माण हुआ है। प्रश्न क्रमांक 42। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है बी, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। यह प्रश्न भी लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2015 और पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें और भी एमपीजीके के सभी वीडियो देखें जो आपके परीक्षा में एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, जिससे आपके कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। हर एक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और बार बार रिवाइज करके, एक बार देखें, दो बार देखें, जिससे आपको हर एक प्रश्न बिल्कुल याद हो जाए तरीके से। देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? तो इनमें से टर्शियरी चट्टानें हैं जो नवीनतम चट्टानें हैं। इन चट्टानों का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ है। यह सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में नदी घाटी में विशेषता नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती हैं टर्शरीय चट्टानें। इस प्रश्न को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? तो धारवाड़ चट्टान, आर्कियन चट्टान, टर्शरीय चट्टानें और गोंडवाना चट्टानें। प्रश्न का उत्तर है सी। इन चट्टानों का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ है। यह सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में नदी घाटी में विशेषता नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती हैं। यह टर्शरीय चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है सी। मालवा पठार के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां जैसे चंबल, पार्वती, सिंध आदि नदियां यमुना नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं। फिर से देखते हैं। मालवा पठार के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां जैसे चंबल, पार्वती, सिंध आदि नदियां यमुना नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं। अगला प्रश्न 45। मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? प्रश्न का उत्तर है डी, चंबल। मध्य प्रदेश के प्रमुख जल विभाजक मालवा का पठार चंबल और नर्मदा नदी के मध्य विभाजक का कार्य करता है। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य, अमरकंटक महानदी और सोन नर्मदा नदी के मध्य यह जल विभाजक का कार्य करता है। एक बार फिर से देखते हैं। मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? डी, चंबल की। मालवा का पठार चंबल और नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। अमरकंटक महानदी और सोन नर्मदा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? बी, कैमूर श्रेणी सोन नदी के मध्य यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कैमूर श्रेणी। अभी हमने देखा एटीएम भर्ती परीक्षा, एएनएम टेस्ट 2016 और एमपी पीएससी भर्ती परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? तो मालवा पठार में बैतूल एवं नरसिंहपुर जिला शामिल नहीं है। प्रश्न का उत्तर है डी। देखते हैं डिटेल से। मध्य प्रदेश के जिले और संबंधित पठार। प्राकृतिक क्षेत्र संबंधित प्रमुख जिले। मध्य भारत का पठार, इसमें मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर ये सभी मध्य भारत के पठार में पाए जाते हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर। मध्य भारत का पठार ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के पठार में निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर और अशोकनगर आदि जिले पाए जाते हैं। मालवा के पठार में इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ आदि जिले पाए जाते हैं। रीवा पन्ना का पठार पन्ना, सतना, दमोह एवं कटनी आदि जिले रीवा पन्ना के पठार में पाए जाते हैं। नर्मदा घाटी होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खरगोन और जबलपुर आदि नर्मदा घाटी में पाए जाते हैं। सतपुड़ा मैकाल, इसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी आदि जिले सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाए जाते हैं। बघेलखंड के पठार में सीधी, सिंगरौली, शहडोल एवं रीवा आदि बघेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
मध्य भारत के पठार में इसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना और श्योपुर आदि मध्य भारत के पठार में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसमें निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, अशोकनगर आदि बुंदेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। मालवा का पठार इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, सीहोर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ आदि मालवा के पठार में पाए जाते हैं। रीवा पन्ना का पठार पन्ना, सतना, दमोह, कटनी आदि रीवा पन्ना के पठार में पाए जाते हैं। नर्मदा घाटी होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खरगोन, जबलपुर आदि नर्मदा घाटी में पाए जाते हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, बड़वानी आदि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाए जाते हैं। बघेलखंड का पठार सीधी, सिंगरौली, शहडोल, रीवा आदि बघेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 48। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? तो बुंदेलखंड पठार में निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, अशोकनगर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद। इसमें से ऑप्शन डी नरसिंहपुर एवं होशंगाबाद ये दो जिले हैं जो बुंदेलखंड पठार में स्थित नहीं है। नरसिंहपुर और होशंगाबाद बुंदेलखंड पठार में स्थित नहीं है। इसके अलावा निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, अशोकनगर आदि जिले हैं जो बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 49। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रभावित होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है सी उत्तर और उत्तर पश्चिम। मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रभावित होती हैं? तो यह होती हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम में। डिटेल से देखते हैं मध्य भारत पठार की नदियां। मध्य भारत पठार के अंतर्गत चंबल, काली सिंध, कोनो, सीप, पार्वती आदि नदियां प्रभावित होती हैं जो उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं। चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, तो इसका है आंसर सी बघेलखंड का पठार। चावल का प्रमुख उत्पादक बघेलखंड का पठार है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल और उत्पादक क्षेत्र, यह प्रश्न भी पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल और उत्पादक क्षेत्र। प्राकृतिक क्षेत्र, प्रमुख फसल। प्राकृतिक क्षेत्र में बघेलखंड का पठार, इसकी प्रमुख फसल है चावल। मालवा का पठार, इसकी प्रमुख फसल है सोयाबीन और गेहूं। सतपुड़ा का पठार, इसकी प्रमुख फसल है मक्का। मध्य भारत का पठार, इसकी प्रमुख फसल है सरसों। बुंदेलखंड का पठार, इसकी प्रमुख फसल है गेहूं और तिल। नर्मदा घाटी, इसकी प्रमुख फसल है गेहूं, गन्ना और दाल। एक बार फिर से देखते हैं बघेलखंड का पठार, इसकी प्रमुख फसल है चावल। मालवा का पठार, इसकी प्रमुख फसल है सोयाबीन, गेहूं। सतपुड़ा का पठार, इसकी प्रमुख फसल है मक्का। मध्य भारत का पठार, इसकी प्रमुख फसल है सरसों। बुंदेलखंड का पठार, इसकी प्रमुख फसल है गेहूं, तिल। नर्मदा घाटी, इसकी प्रमुख फसल गेहूं, गन्ना एवं दाल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाने वाला क्रम देखते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व की ओर दर्शाने वाला क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए। पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले बड़वानी की पहाड़ियां, फिर महादेव श्रेणी और फिर मैकाल श्रेणी। तो सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में सबसे पहले मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व बड़वानी हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल श्रेणी विस्तृत हैं। सबसे पहले बड़वानी हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल श्रेणी। बड़वानी हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल श्रेणी। इसके बाद बड़वानी हिल्स सतपुड़ा के राजपीपला भाग में, महादेव हिल्स सतपुड़ा भाग के दक्षिण भाग मध्य में और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा भाग के पूर्वी भाग में स्थित है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस प्रश्न को। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियां मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व बड़वानी हिल्स, महादेव हिल्स और मैकाल श्रेणी विस्तृत हैं।
बड़वानी हिल्स सतपुड़ा के राजपीपला भाग में और महादेव हिल्स सतपुड़ा भाग के दक्षिण मध्य में और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा भाग के पूर्वी भाग में स्थित है। यह प्रश्न भी एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 52। बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? तो इसका उत्तर है सी, शिवपुरी। दिए गए विकल्पों में से शिवपुरी जिले का कुछ भाग बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न भी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख घाटियां, नर्मदा सोन घाटी एक रिफ्ट घाटी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। ताप्ती घाटी यह सतपुड़ा और अजंता श्रृंखला के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है गुडबिल चोटी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है गुडबिल चोटी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग हैं, इन्हें डिटेल से जानेंगे, देखते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग हैं, जानते हैं। सबसे पहले विंध्याचल यह पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरपी, पहाड़ी, बांचू पॉइंट, काकड़ीवर्डी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। भांडेर यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी, गुडबिल 752 मीटर दमोह में स्थित है। कैमूर यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मैहर, गिद्धराज पर्वत, सतना आते हैं। यह केन नदी का उद्गम स्थल है व कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भागों को हम एक बार फिर से देखेंगे। विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, देखते हैं डिटेल से। विंध्याचल पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरपी, पहाड़ी, बांचू पॉइंट, काकड़ीवर्डी, सलकनपुर व भीमबेटका आते हैं। भांडेर विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी, गुडबिल 752 मीटर जो दमोह में स्थित है। कैमूर विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, मैहर, गिद्धराज पर्वत, सतना आते हैं। यह केन नदी का उद्गम स्थल है व कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुम्मद स्थित है? ए, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत जबेरा का गुम्मद स्थित है। यह प्रश्न भी असिस्टेंट ग्रेड 3 या सहायक ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं जबेरा गुम्मद। मध्य प्रदेश में जबेरा दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। जबेरा रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत पर्यटक स्थल है। तो मध्य प्रदेश में जबेरा दमोह जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है और जबेरा रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत पर्यटक स्थल है। उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है। तो उमरिया जिले में बांधवगढ़ विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। देखते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी प्रभावित होती है। यह प्रश्न भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछा जा सकता है।
चरण गंगा नदी मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है? तो चरण गंगा नदी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रभावित होती है। एक बार फिर से देखते हैं, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी प्रभावित होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी में स्थित है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। इसको डिटेल से जानेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां, यह परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं इसको। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिंगार। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सदभावना या गुडविल। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सदाबना या गुडविल। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 58। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी है। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी में प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी है, जो होशंगाबाद जिले में आता है। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फारसोत ने की थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी एवं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रश्न भी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन है। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फारसोत ने की थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी एवं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी या सदाबना शिखर है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी सदाबना शिखर या गुडविल चोटी है। यह प्रश्न भी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2017 और पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। वह जिला जो परित्यक्त शहर एविडोन सिटी कहा जाता है। आंसर है सी मांडू। परित्यक्त शहर एब्डोनेट सिटी। परित्यक्त शहर उस खूबसूरत शहर को कहा जाता है जहां इतिहास और अजीब तथ्यों के रहस्य मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में मांडू शहर को परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। भारत में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और विजयनगर कर्नाटक भारत के अन्य प्रमुख परित्यक्त शहर हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वह जिला जो परित्यक्त शहर एब्डोनेट सिटी कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का मांडू परित्यक्त शहर एब्डोनेट सिटी कहा जाता है। परित्यक्त शहर उस खूबसूरत शहर को कहा जाता है जहां इतिहास और अजीब तथ्यों के रहस्य मौजूद होते हैं। मध्य प्रदेश में मांडू शहर को परित्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। भारत में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और विजयनगर कर्नाटक
भारत के अन्य प्रमुख परित्यक्त शहर हैं। यह प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 64। मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मालवा पठार में उपस्थित प्रमुख चोटियां बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले धजारी चोटी 810 मीटर, उसके बाद जाना पाव चोटी 854 मीटर, सिंगार चोटी 881 मीटर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मालवा पठार की प्रमुख चोटियां ऊंचाई के बढ़ते क्रम में धजारी चोटी 810 मीटर, जाना पाव चोटी 854 मीटर, सिंगार चोटी 881 मीटर। धजारी, जाना पाव और सिंगार, धजारी 810 मीटर, जाना पाव 854 मीटर और सिंगार 881 मीटर। प्रश्न क्रमांक 65। चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित हैं? तो चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित हैं? तो चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बड़वानी जिले में चूलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। 52 गजा मंदिर इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। तो 52 गजा मंदिर किन पहाड़ियों पर स्थित है? 52 गजा मंदिर चूलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। यह बड़वानी जिले में आता है। एक प्रश्न जो हमसे छूट चुका है उसको देखते हैं। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है एक पठार जो दक्षिण पठार का भाग है। प्रश्न क्रमांक 61 भी हमसे छूटा है, उसे भी देखते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को बुंदेलखंड कहा जाता है। उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। इस प्रकार से हमने ये सभी प्रश्न देखे। देखते हैं अगला प्रश्न 66। सामला और ईदगाह पहाड़ियां मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? ए भोपाल, भोपाल में स्थित पहाड़ियां श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स और नेवरी हिल्स आदि पहाड़ियां भोपाल में स्थित हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। श्यामला और ईदगाह पहाड़ियां मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो भोपाल में स्थित हैं। और भोपाल में स्थित पहाड़ियां और भी हैं जिनमें श्यामला हिल्स, ईदगाह हिल्स, कटारा हिल्स, अरेरा हिल्स और नेवरी हिल्स आदि पहाड़ियां जो भोपाल में स्थित है। यह प्रश्न भी वरिष्ठ कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 67। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है? तो विंध्य श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है। विंध्य श्रृंखला, इसमें विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। इसके 3 भाग हैं, विंध्य, भांडेर और विंध्याचल पर्वत। विंध्य श्रृंखला में चूने के भंडार पाए जाने के कारण सीमेंट उद्योगों का विकास हुआ है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में मौजूद है। इसमें विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। इसके 3 भाग हैं, विंध्य, भांडेर और विंध्याचल पर्वत। विंध्य श्रृंखला में चूने के भंडार पाए जाने के कारण सीमेंट उद्योगों का विकास हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गिद्धराज पर्वत या गुदराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है सतना। गिद्धराज पर्वत या गुदराज पर्वत यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है।
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। गिद्धराज पर्वत या गुदराज पर्वत मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह सतना जिले में स्थित है। यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। यह प्रश्न भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 69। सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसका उत्तर है डी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में, सोन नदी के दक्षिण में और नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1048 मीटर है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बंदरगढ़ 1176 मीटर है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस प्रश्न को। सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है? डी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी सोन नदी के दक्षिण तथा नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक 1048 मीटर। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बंदरगढ़ 1176 मीटर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 70। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अभी हमने देखा बंदरगढ़। छत्तीसगढ़ जिले के कबीरधाम में स्थित मैकाल की सर्वोच्च चोटी बंदरगढ़ है जो 1176 मीटर ऊंची है। जबकि मध्य प्रदेश राज्य में मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मालवा का पठार किस में निर्मित है या किससे निर्मित है? तो मालवा का पठार दक्कन ट्रैप से निर्मित है। देखते हैं दक्कन ट्रैप। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। यह दक्कन ट्रैप या काली मिट्टी से निर्मित है। मालवा पठार सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मालवा का पठार किससे निर्मित है? सी दक्कन ट्रैप। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। यह दक्कन ट्रैप या काली मिट्टी से निर्मित है। मालवा पठार सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। इस प्रश्न का उत्तर डी 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है या ढका हुआ है? देखते हैं मालवा पठार के बारे में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 28% प्राकृतिक भूभाग है। मालवा पठार के इंदौर उज्जैन क्षेत्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। मालवा पठार में दक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का आवृत है। एक बार फिर से देखेंगे मालवा पठार के बारे में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 28% प्राकृतिक भूभाग है। मालवा पठार के इंदौर उज्जैन क्षेत्र में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। मालवा पठार में दक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का आवृत है या काली मिट्टी से ढका हुआ है या काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रश्न भी एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक प्रश्न के अंतर्गत इतनी डिटेल में बताया गया है जिससे और भी कई प्रश्न हैं जो बनते हैं और बनने की संभावना रहती है, वो भी आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो, इसलिए हर प्रश्न को डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।